जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में जो 2024 में आपके एसएससी जीडी के पेपर हुए थे, उन्हीं क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न आपको कराए जाएंगे। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, आप लोग कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहला जो सेक्शन होगा जीके जीएस का होगा, उसके बाद में अपना जो सेक्शन आएगा वह हिंदी का सेक्शन आएगा। पहला प्रश्न अपना है कि पूछा गया था, ओसूरी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। आपको बताना है कि ओसूरी जो पर्व है वह किस राज्य में मनाया जाता है। क्या यह कर्नाटक में मनाया जाता है, या मध्य प्रदेश में, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, या फिर यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तब ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जो ओसूरी पर्व है, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मनाया जाता है। इसलिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। क्या नेपाल भारत का पड़ोसी देश नहीं है? आपको पता होगा नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। क्या भूटान है? भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है। लेकिन जो आपका जो जापान है, ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। और आपका म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है। इसलिए इसका सही जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शन, जो कि जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। कमेंट कर दें आप लोग कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। 400 ईसा पूर्व, 126 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, या 550 ईसा पूर्व। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने जब आक्रमण भारत पर किया था, वह किया था 326 ईसा पूर्व। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की और 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तब उनका आपके लिए नाम बताना है कि उनका क्या नाम है। उनका नाम है सोनल मानसिंह। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का गठन डैश में किया गया था। आपको बताना है कि फिक्की का गठन कब किया गया था। 1920 में, 1927 में, 1923 में, या 1917 में। जो फिक्की का गठन किया गया था वह किया गया था 1927 में किया गया था। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपको 2021 से लेकर 2024 तक कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसलिए आप क्लास पर इसलिए आप चैनल पर बने रहें और सेशन को अपने साथियों में भी शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो परिवहन और भंडारण होता है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपको यह बताना है। तो किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आता है टेरिटरी एरिया के अंतर्गत, अर्थात तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। और प्राथमिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि प्राथमिक जो क्षेत्र होता है किसके अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। आपको बताना है कि उत्तर पूर्वी राज्य, क्या चीज़, उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तब वह किस में है। ये आपकी है मिजोरम में। किसमें है? मिजोरम में। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब मिजोरम था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इन प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के
तरह भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझ लीजिए ये ओरिजिनल मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे। और जो आप मार्केट में देखते हैं वो आपके लिए वो होते हैं जो कि ओरिजिनल क्वेश्चंस वो नहीं होते हैं, इसलिए ये आपके लिए लगाना अच्छा साबित होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? आपको बताना है कि नवजोत जो कौर हैं वे किस खेल से संबंधित हैं। उनका संबंध है हॉकी से। जो नवजोत कौर हैं, क्या नाम है उनका? नवजोत कौर हैं, वो क्या खेलती हैं? वो खेलती हैं हॉकी खेलती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? तो कौन सा है जो 8 उद्योगों में से एक नहीं है? कोयला है? कोयला भी नहीं है। कच्चा तेल है? ये भी नहीं। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि डैश राज्य ने सितंबर 2023 के महीने में चावत ही बाजार पहल की शुरुआत की है? तब ये किसने शुरुआत की है? आपको बताना है। बता अगला प्रश्न है कि डैश राज्य ने सितंबर 2023 के महीने में चावत ई बाजार पहल की शुरुआत की है? तब ये किस राज्य ने शुरुआत की है? हो सकता है आपसे ये प्रश्न पुनः पूछ लिया जाए। तब ये किस राज्य ने की थी शुरुआत? ये शुरुआत की थी गोवा राज्य ने। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था? ये सम्मान किसके लिए मिला था? ये सम्मान मिला था डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि शतरंज के खेल में स्टेलमेट क्या है? आपको बताना है कि स्टेलमेट जो होता है वह क्या होता है। किसी एक खिलाड़ी के लिए विजयी स्थिति ये नहीं होता है। किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप ड्रा हो जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे या थी? आपको बताना है कौन थी। लता मंगेशकर को क्या भारत रत्न मिला था? कमेंट करें आप लोग। मिला था? हाँ जी, इन्हें मिला था। भूपेन हजारिका के लिए क्या भारत रत्न मिला था? हाँ जी, इन्हें भी मिला था। तब कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? अब तो आप आसानी से बता सकते हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों लोगों के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना एक करंट अफेयर से, इसे आप स्किप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तब इसका संबंध किससे है आपको बताना है। इसका संबंध है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आयात को घरेलू उत्पाद से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं? बताएं आप लोग उसे क्या कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस भी कह सकते हैं आप। आयात उदारीकरण भी कहेंगे, या निर्यात आधारित विकास कहेंगे, या आयात प्रतिस्थापन कहेंगे। तब आप लोग क्या कहेंगे? इसका सही जवाब क्या देंगे? इसका सही जवाब होगा आयात प्रतिस्थापन। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो ये किस शैली में किया जाता है? ये किया जाता है मणिपुरी शैली में। आपको बताना है यक्षगान किस राज्य का ये नृत्य है। बताएं आप लोग, ये किस राज्य का नृत्य है यक्षगान? यक्षगान आपका किस राज्य का है? ये आपका है कर्नाटक का। किस राज्य का है? कर्नाटक राज्य का। और आपका मणिपुरी किस राज्य का है? ये आपका मणिपुर का है। किस राज्य का है? मणिपुर का है। कथक कहाँ का है? कथक आपका ये उत्तर प्रदेश का, यूपी का है।
और भरतनाट्यम ये आपका कहाँ का है? भरतनाट्यम ये आपका केरल राज्य का है। इसलिए आप जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है ये भी आप अच्छे से देख लें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे डैश आबंध बनाती हैं, अर्थात वो कौन सा आबंध बनाती हैं। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा आबंध अर्थात कौन सा बॉन्ड वो बनाती हैं। तो कौन सा बॉन्ड बनाती हैं? दो इलेक्ट्रॉनों को घटाकर बनाती हैं क्या? बताएं। या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिस्थापित करके बनाती हैं। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके बनाती हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बनाती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। तभी किस आर्टिकल के अंतर्गत दायर की जा सकती है, ये पूछा गया है। ये दायर की जा सकती है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, अर्थात पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। आपको बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जिसका संबंध क्रिकेट से नहीं है। बताएं कौन सा है जो क्रिकेट से संबंध नहीं। फॉलो थ्रो ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। हैट्रिक ये भी क्रिकेट से संबंधित शब्द है। क्रीज है ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। लेकिन जो स्पिरिट है ये आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि स्पिरिट किससे संबंधित है। इस तरह से अपने जीके जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब अपना देखेंगे हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला जो 2024 में पूछे गए थे आपके एसएससी जीडी के पेपर में। हिंदी का पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या पूछा गया? आपको त्रुटि बताना कि कौन से भाग में त्रुटि है। इस काम के करने में अगर आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिए। बताएं आप लोग कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा इस काम की थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको पेपर पूरा लगाना है क्योंकि हिंदी के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं तो जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा अहम रोल रखते हैं, कहीं आप इसे स्किप कर दें। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करें। आपको फूल का पर्यायवाची बताना है। कमेंट करें आप लोग कि फूल का पर्यायवाची क्या होगा। फूल का पर्यायवाची आपका होगा पुष्प। ये जो फूल का पर्यायवाची आपसे एसएससी जीडी के पेपर में हर बार आपसे हर शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकतिक का सही अर्थ वाला विकल्प है। मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना, बताएं इसका लोकतिक का सही अर्थ क्या होगा। मखमली जूते मारना आपने ये सुना होगा कहीं ना कहीं कभी। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऊपरी दिखावा करना। क्या कहेंगे? ऊपरी दिखावा करना। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानें जिसमें मात्राओं या व्याकरण से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनाव कीजिए। आपको बताना है यदि कोई त्रुटि है तो आप त्रुटि को चूज़ करेंगे जो त्रुटि है, और कोई त्रुटि नहीं तब आप कोई त्रुटि नहीं को चूज़ करेंगे। आलोचकों का मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों में बीच लोकप्रिय हो जाएगी। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा लोगों में बीच में लोकप्रिय हो जाएगी। यहाँ पर होना चाहिए था लोगों के, जो आप मैं देख रहे हैं यहाँ पर मैं के स्थान पर के होना चाहिए था। तब क्या होता लोगों के बीच में, और जो मैं है ये आपका यहाँ पे होना चाहिए था लोगों के बीच में लोकप्रिय हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नज़र बंद करना। आपको बताना नज़र बंद करना किसे कहते हैं। ये कहते हैं कैद करना। नज़र बंद करना
उसे कैद करना। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है। आपको बताना कि ऐसा व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता हो किसी चीज़ से तो उसे क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे त्राता। क्या कहेंगे? त्राता कहेंगे। क्या कहा जाएगा उसके लिए? त्राता कहा जाएगा। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इससे पहले आपको बता चुके थे कि कोई त्रुटि नहीं था, आप कोई त्रुटि नहीं चूज़ करेंगे, और कोई त्रुटि तब आप उस त्रुटि को चूज़ करेंगे। लोग सफलता पाने पर साहस छोड़ देते हैं और दोबारा साहस नहीं करते हैं। बताएं आप लोग, इसमें क्या होगा? लोग सफलता पाने पर। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आपको तत्सम बताना है किसका? दूध का तत्सम बताना है। जो रेखांकित आप देख रहे हैं, दूध। दूध का तत्सम क्या होगा? दूध का तत्सम होगा दुग्ध। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और सेशन को अपने साथियों लोगों में भी आप लोग शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात करना है। बेशर्म का विलोम क्या होगा? आपको बताना है कि बेशर्म का विलोम क्या होगा। बेशर्म का विलोम होगा शर्मीला। बेशर्म उसे कहते हैं जो शर्म नहीं करता, शर्मीला उसे कहते हैं जो शर्म करता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपको विलोम शब्द बताना है किसका? निर्विवाद का आपको विलोम शब्द बताना है। इसका विलोम होता है विवादास्पद। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। ऋतु आपको बताना किस तरह से लिखा जाता है। कमेंट करें आप लोग कि ऋतु किस तरह से लिखा जाता है। ये आपका लिखा जाता है, जो फोर्थ वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है ऋतु, ये इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। विदेश में सामान बेचने का काम करती। आपको जो अंडरलाइन देख रहे हैं, इसका बताना है क्या होगा। क्या चीज़? विदेश में सामान बेचने। तो इसके लिए क्या कहेंगे? जो विदेश में सामान बेचा जाएगा उसके लिए क्या कहेंगे? उसे कहेंगे निर्यात। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको पर्यायवाची बताना। किसका बताना? परोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? परोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? परोक्ष का पर्यायवाची होता है गुप्त। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपका यदि किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम्हारे कपड़ों पर डैश लगा है। बताएं आप लोग, तुम्हारे कपड़ों पर लगा है। क्या लगा है कपड़ों पर? ये लगा है दाग। यहाँ पर क्या आ जाएगा? दाग आ जाएगा आपका। तुम्हारे कपड़ों पर दाग लगा है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रीवियस ईयर की क्लासेस आपको कराई जा रही हैं, इसलिए आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री में कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी, जो कि आपको एनसीईआरटी बेसिस पर सभी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसलिए आप चैनल पर बने रहें। अगला अगला प्रश्न आपको अपना है कि आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा। उस गद्यांश से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। बढ़ते हैं, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे डैश परिवर्तन कहते हैं। तो उसे क्या परिवर्तन कहते हैं? उसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन कहेंगे। जब कोई परिवर्तन आता है मौसम में तब उसके लिए क्या कहेंगे? तब उसके लिए कहते हैं जलवायु परिवर्तन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि ग्लेशियरों का पिघलना, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, सुनामी आदि जलवायु परिवर्तन का ही है। ये क्या चीज़ जलवायु परिवर्तन का इसका परिणाम है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग डैश में देखने को मिल रहा है। तब क्या देखने को मिल रहा है? ये मिल रहा है संपूर्ण विश्व। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अध्ययन करने वाले डैश बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। किस कारण बढ़ता जा रहा है? वैज्ञानिक बताते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का डैश जाति पर बड़ा असर हो सकता है। तब क्या असर हो सकता है? यह हो सकता है कुछ भी असर हो सकता है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।